Audio Jungle. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। कल हमने अपना क्लास नंबर 1 रिकॉर्ड करी थी और बिजनेस सर्विस आज हम रिकॉर्ड करने वाले अपना लेक्चर नंबर 2। बने रहिए मेरे साथ में। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करेंगे, सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। जैसे अब तक आपको वन शॉट रिवीजन मिलते हैं वैसे आगे भी आपको वन शॉट रिवीजन मिलते हुए आएंगे। कोई भी आपको कमी नजर आया, कोई आप सजेशन देना चाहें तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी चाहें वो हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें आपका ये अच्छा लग रहा है, सर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, या दोबारा समझा दो। ईच एंड एवरी कमेंट इज एक्सेप्टेड हेयर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कमेंट जितना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो, जितना ज्यादा इंटरेक्शन हमारा अच्छा होगा उतने ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन भी आपस में होगा। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कुछ मैं लैग कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत अच्छा करा रहा हूँ, तो आई विल गेट इट नो बाय योर कमेंट्स ओनली। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि जहां से हमने छोड़ा था अपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स पे। ठीक है, हमने सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पे छोड़ा था। आज हम देखेंगे करंट डिपॉजिट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आओ लाला। ठीक, ये है वो जगह जहां पे हमने कल पूर्ण विराम लगाया था। ये रही, देखो ये जगह मिल गई, ये जगह मिल गई, ये है। अब देखते हैं अपना सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट कहता है करंट डिपॉजिट्स अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स कौन से होते हैं? देखो जनरली ये खाता वो लोग खुलवाते हैं जो जनरली बिजनेसमैन होते हैं। सर हैं कि हम खाता नहीं खुलवा सकते? नहीं, आप लोग खाता नहीं खुलवा सकते बेटा। आज के टाइम पे मैं अगर आपको बताऊं किसी भी इंसान को अगर करंट अकाउंट खुलवाना है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक आर फर्स्ट ऑफ ऑल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मान लेते हैं कि अगर उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके पास, तो उसके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, वरना उसके पास कोई शॉप एक्ट होना चाहिए, वरना कोई चलता हुआ बिजनेस होना चाहिए। अ पर्सन हु इज डूइंग नथिंग कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट इन एनी अदर बैंक। ठीक है, किसी भी बैंक के अंदर वो अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता। जनरली सबसे पहले तो ध्यान रखो, करंट अकाउंट कौन खुलवाएगा? बिजनेसमैन खुलवाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर। दूसरा पॉइंट, अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी व्हेनेवर डिजायर्ड। सर ये तो फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा सेविंग अकाउंट का है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज हैं सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में, कुछ सिमिलैरिटीज नहीं भी हैं। अभी मैं आपको दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस समझा दूंगा, पहले आप मेरे साथ में रहो। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। यहाँ पे आप जो पैसा निकालते हैं वो चेक के थ्रू पैसा निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैंडेटरी है, आप रसीद के थ्रू एक आती है ना, अगर आप लोग देखो, आप मैं मान लेता हूँ आपका अकाउंट नहीं, पर आप कभी अपने फादर से पूछना, ये फादर साहब बैंक जाना कि कहना पापा आप ना कैश विड्रॉ करो लेकिन चेक से मत करना, और ना ही एटीएम कार्ड से करना। बैंक जाओ तो वहां पे ना एक वाउचर रखा होता है, बैंक में बहुत सारे वाउचर रखे होते हैं, उसमें आप साइन करते हो, अपना अकाउंट नंबर लिखते हो, इन सारी चीजों से बदौलत ही आपको पैसे अपने मिलते हैं। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट है तो आप जाके इस वाउचर से आप पैसे नहीं निकाल सकते, आपको चेक के थ्रू ही पैसे निकालने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट। इसका मतलब बेटा ये है कि जैसे कि जो बिजनेसमैन है उनका करंट अकाउंट है, तो बिजनेसमैन लोगों को कभी लोन की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट फैसिलिटी की। बेटा क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये टॉपिक है आपके चैप्टर का ही पार्ट है। अभी आप इतना समझ लो कि करंट अकाउंट में जितना करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है उससे ज्यादा अगर आप उसको इस्तेमाल करना है उसी अकाउंट से, तो उसका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या उसका क्रेडिट लिमिट खुलती है, तो वो करंट अकाउंट पे मिलती है, वो सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती है। कभी भी ओडी की फैसिलिटी और सीसी की फैसिलिटी सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती, वो हमेशा क्रेडिट अकाउंट करंट अकाउंट पे ही मिलती है। तो ये भी आपने देखा। और सबसे मेजर और सबसे खूबसूरत जो रीजन है वो ये है कि आपको सेविंग इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता था और करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज जरूर करा जाएगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे जाएंगे क्योंकि आप करंट अकाउंट से बिजनेसमैन है, तो आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन भी करेंगे, आरटीजीएस भी करेंगे, एनईएफटी भी करेंगे, बैंक ड्राफ्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपसे चार्ज तो किया जाएगा पर आपको दिया कुछ नहीं जाएगा। तो अगर मैं आपको छोटी सी बात में अगर मैं समराइज कर दूं कि क्या क्या डिफरेंस है, तो देखो आपको दोनों लोग अकाउंट खुला सकते हैं। ठीक है, बस ये सेविंग अकाउंट में आपको पैसे तो खुलाने पड़ते हैं, करंट अकाउंट में पैसे नहीं जाते हैं। दूसरा, दोनों ही अकाउंट में आप कितनी भी बार पैसा डाल सकते हैं, कितनी बार डाल सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में लिमिटेशन होती है, करंट अकाउंट में नहीं होती है। तीसरा, यहाँ पे अगर आपको देखो सेविंग अकाउंट में अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो जरूरी नहीं आप चेक से करें, लेकिन करंट अकाउंट में जरूरी है कि आप चेक से ही विड्रॉ करेंगे। दोनों ही केस में चेकबुक, पासबुक और जो डेबिट कार्ड है वो दिया ही जाता है। बस फर्क क्या होता है, करंट अकाउंट में वो आपका स्टेटमेंट निकाल देते हैं, पासबुक नहीं देते, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक भी देते हैं। सेविंग अकाउंट में जो ओवरड्राफ्ट की क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी वो नहीं दी जाती, जबकि करंट अकाउंट के अंदर दी जाती है।
सेविंग अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि इंटरेस्ट इनकम हमें करंट अकाउंट से नहीं होगी, जबकि सेविंग अकाउंट से हमें इंटरेस्ट की इनकम होती है। आई होप सो आज के बाद आप किसी से भी बेझिझक होकर आप बात कर सकते हैं कि भैया करंट अकाउंट क्या है और हमारा जो है सेविंग अकाउंट क्या है। ठीक है, आई होप सो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? आओ अब देखते, एक सेकंड मैं स्क्रीन एडजस्ट कर लूं अपनी, एक सेकंड। अब देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट। बेटा थर्ड वाला पॉइंट कहता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। सर इनको याद करने का कुछ तरीका बताओ ना बेटा। देखो याद करने का कुछ तरीका सिंपल सा है, देखो वेट अ मिनट। देखो सेविंग बैंक को आपको याद रखना है एसबी के नाम से, सेविंग बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट को आपको ध्यान रखना है किस नाम से? करंट अकाउंट, सीए के नाम से। देखो एसबी हो गया सेविंग अकाउंट और सी हो गया हमारा करंट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट तो ये हो गया हमारा आरडी। ठीक है, आरडी। सर ये क्या भला है बेटा, बताते हैं भी क्या भला है, सबको समझाएंगे आपको। आरडी की बात करते हैं। आरडी क्या होता है बेटा? आरडी क्या होता है? डिपॉजिटर जो होता है वो डिपॉजिट करता है फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। बेटा सर आरडी कहाँ खुलती है? बेटा आरडी जो है बैंक में भी खुलती है, आरडी जो होती है वो पोस्ट ऑफिस में भी खुलती है। आज के टाइम में तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो अपने आरडी भी चलाते हैं, लेकिन जनरली पोस्ट ऑफिस में एंड जो सरकारी बैंक होते हैं उसमें आरडी पहले से चलती हुई आएंगे। तो आरडी का कॉन्सेप्ट ये होता है, सपोज मान लेते हैं आरडी का कॉन्सेप्ट ये है कि 2 साल तक मैं छोटा अमाउंट मैंने जमा करूंगा। जो डिपॉजिटर होता है वो 2 साल के लिए 2 साल इज नॉट अ फिक्स्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड टाइम व्हिच आई एम टेकिंग। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 2 साल तक वो हर महीने कुछ अमाउंट जमा करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो 2 साल के बाद अमाउंट पे नहीं करेगा। 3 साल तक का अमाउंट वहां पता 3 साल तक लॉक इन रहेगा, यानी कि 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते। तो देखो टेनर कैसा हुआ, 2 साल तक आपको डिपॉजिट करना है, 3 साल तक लॉक इन है, ठीक है, उसमें रहेगा। फिर उसके बाद जब आप भी आप पैसा निकालोगे, यानी कि पैसा निकालोगे, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट जो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो आप मैच्योरिटी पे निकाल सकते हो। यानी कि पहले तो आपने प्रिंसिपल दिया, जब रीपेमेंट आपको होगा मैच्योरिटी पे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, साथ में ऐड होकर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना आरडी का, वो हायर होता है सेविंग अकाउंट से। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख सकते हैं। डिपॉजिटर जो है वो पैसा डिपॉजिट करवाता है आरडी में एवरी मंथ फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। उसके अलावा द अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। लास्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है आरडी का, वो जनरली हायर होता है सेविंग अकाउंट से। आई होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है आरडी तक। तो हमने अभी तक 3 अकाउंट देख लिए। एक देख लिया हमने सेविंग अकाउंट, एक देख लिया हमने करंट डिपॉजिट अकाउंट, एक देख लिया हमने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आओ अब बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की। सर अभी हमने देखा आरडी, अब बात करते हैं एफडी। इसको याद कर लो, एफडी से देखो, एफडी रहा। आपने एसबी देखा, सीए देखा, आरडी देखा, अब एफडी देखा। सर एफडी क्या होती है? जनरली आपने टर्म बहुत लोगों मुंह से सुना होगा, एफडी बनवा लो, एफडी तोड़वा लो, कुछ कर लो। तो एक फिक्स्ड डिपॉजिट इज पेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। मैं समझाता हूं आपको सब कुछ। The period may vary from 6 months to 5 years. Longer the period of deposit, higher is the interest rate. The bank issues a receipt to the depositor, acknowledge the receipt called fixed deposits. ये समझाने से पहले बेटा आपको देखो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है। एक इंसान होता है, मान लो तो मैं हूँ, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा कि आप मेरा पैसा रख लो कुछ टाइम के लिए, 3 साल के लिए रख लो। ठीक है, तो वो कहेगा, मैं डायरेक्टली मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप मेरी जो है एफडी बना दो। वो कहेगा ठीक है, कितने साल की बन रही है? मैंने 3 साल की बना दो। मैंने कितना ब्याज मिलेगा? वो कोई सर्टेन अमाउंट बताएगा। फिर उन 3 सालों तक मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैंने उन पैसों को हाथ लगाया तो उसका मतलब क्या होगा? मैं अपनी एफडी को प्री मेच्योर क्या करा रहा हूँ? रीपेमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहा हूँ। समझ गए? इतना समझ लो, फिक्स्ड डिपॉजिट एक बार पैसा गया, लॉक इन हो जाएगा 3 साल के लिए। बहुत सारे 3 साल के लिए होते हैं, 1 साल वाली, 5 साल वाली भी होती हैं। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट रेट जो दिया जाता है वो जनरली हायर होता है सेविंग अकाउंट से और आरडी से भी। और एक बात, जितनी लंबी आपकी एफडी का ड्यूरेशन होगा ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। 1 साल वाले का इंटरेस्ट रेट कम होगा, 3 साल वाले का 1 साल वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, 5 साल वाले का 3 साल थोड़ा ज्यादा होगा, 10 साल वाले का भी 5 साल वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। लो देखो, इससे एग्जाम्पल देख लो आप।
माफी चाहता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, वरना मैं आपको दिखाता। मैं आपको फिर भी एग्जांपल बता देता हूँ। देखो एफडी इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना वो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। देखिए इसमें सबसे सबसे हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही है एफडी में वो है बैंक का नाम बता देता हूँ, वेट। देखो एक तो हो गई हमारी आईडीएफसी हो गई बैंक, एक हो गई हमारी बंधन बैंक, एक हो गई हमारी डीसीबी बैंक। ये सारी कुछ ऐसी बैंक है जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है एफडी के लिए, ठीक है। तो एफडी का भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। अब एक आता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? बेसिकली इस अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिटर होता है वो अपना अकाउंट खुलाता है, मल्टीपल फैसिलिटीज को ऑफर कर सकता है। जैसे कि वो जितनी बार चाहे वो उतनी बार पैसा निकाल सकता है, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट पे अगर आ गया तो उससे ऊपर उसको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो एफडी का मिलेगा। सर ऐसी स्कीम बताइए, स्कीम का नाम होता है बेटा ऑटो स्वीप। ऑटो स्वीप बेटा ये देखो, मेरे से भी नॉलेज ले लो, बाकी आप घर पे भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। देखो एक होती है, इसको बोलते हैं ऑटो स्वीप्स। ये क्या होता है बेटा? यहाँ ना आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट ही होगा, जनरली आपको जो फैसिलिटी मिल रही होगी वो एफडी वाली मिल रही होगी। देखो एफडी में एक डिमेरिट ये था कि जितने साल के लिए आपने पैसा लगा दिया वो लॉक इन हो जाएगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या होगा, सपोज मान लेते हैं कि बैंक वाले आपकी लिमिट रखी 20,000। बैंक वाला बोलेगा आपको अगर सर आपने 20,000 से इतना भी पैसा आपको ज्यादा होगा, आपकी उससे एफडी बनती चली जाएगी। मान लेते हैं एक बार मेरे अकाउंट पैसे बढ़ गए 50,000 रुपए, तो कितने की एफडी बनेगी इसमें? 30,000 की एफडी बन जाएगी और 30,000 मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे। सपोज मान लेते हैं मुझे रिक्वायरमेंट पड़ गई 30,000 रुपीज की, तो 20,000 तो मेरे उस वाले अकाउंट से निकाल लिए जाएंगे जो सेविंग वाले हैं, और 10,000 रुपए मेरी क्या एफडी वाले में से निकाल लिए जाएंगे, विच इज अ वर्चुअल एफडी। इट इज नॉट अ रियल काइंड ऑफ एफडी, इट इज अ वर्चुअल एफडी, बट वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट एफडी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गेटिंग ऑन रियल एफडी। मान लो अगर रियल एफडी खुलवाओ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.5, तो अगर आप वर्चुअल एफडी खुलवाओगे ऑटो स्वीप के अंदर तो भी आपको इंटरेस्ट रेट 8% ही मिलेगा, बट कंडीशन क्या है? उस लिमिट से पहले। और कंडीशन यहाँ पे लॉक इन पीरियड की भी नहीं है, जब चाहे तब आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारे सब इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बट कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हम बैंकिंग से सर्विसेज लेते हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन बैंकिंग से सर्विस लेता है। पहले आता है बैंक ड्राफ्ट। बेटा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? जनरली बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक टाइप का चेक होता है जो इट इज ड्रॉन बाय one bank against the funds deposited into its account at another bank, authorizing the second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft. The bank, इसका मतलब क्या है? एक बैंक होता है ना, एक बैंक मान लेते बैंक ड्राफ्ट बना दिया उसने, वो किसी नाम के नाम, जैसे कि मान लेते आपने एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया पंजाब नेशनल बैंक से मेरे नाम पे, ठीक है। तो आप बैंक ड्राफ्ट आके मुझे दे दोगे, मैं जाके अपने बैंक में लगाऊंगा। तो वो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक टाइप का संकेत होता है कि वो वाली बैंक कहती है कि पीएनबी बैंक एसबीआई से कह रही है, हे एसबीआई बैंक, तुम इस वाले बंदे को, जो तुम्हारा बंदा सामने खड़ा है इसका नाम इस पे लिखा हुआ है, इसको आप फाइनेंसिंग कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे एक बैंक बोलती है दूसरे बैंक से जिसके नाम पे चेक बेसिकली वो ड्रॉन होता है, ड्राफ्ट ड्रॉन होता है, उसको पैसा मिल जाता है। सर इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं? हाँ बेटा, कमीशन जनरली बैंक चार्ज करता है बैंक ड्राफ्ट के लिए, वो परसेंटेज बेसिस पे होती है। फिर आता है बैंक ड्राफ्ट कैन नेवर बी डिसऑनर्ड। देखो बैंक जो ड्राफ्ट होता है वो चेक की तरह कभी डिसऑनर्ड नहीं हो सकता, जितना बाउंस होता। चेक की क्या होता है? एक डिमेरिट होती है कि वो डिसऑनर भी हो सकता है, बाउंस भी हो सकता है। अलग अलग तरीके हैं बाउंस होने के, सिग्नेचर मैच नहीं करा, नाम मैच नहीं करा, डेट गलत डाल दी, अमाउंट गलत डाल दी, और बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लो अकाउंट में पैसे ही नहीं पड़े हुए हैं, आपने चेक लगा दिया तो ऑब्वियसली बाउंस तो हो ही जाएगा। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होते हैं? जनरली चेक की तरह जो है बाउंस नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली चेक की तरह ये बाउंस नहीं होते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा बैंकर चेक यानी कि पे ऑर्डर। बैंकर चेक पे ऑर्डर, देखो ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? बेसिकली ये डॉक्यूमेंट होता है विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे सर्टेन सम टू थर्ड पार्टी। यानी कि एक चेक क्या होता है? बेसिकली पे ऑर्डर होता है, ये इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है बैंक को थर्ड पार्टी को पैसा दे दे, सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट। अ चेक इज सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट ओनली। यहाँ पे क्या होता है? जनरली ये लोकल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। यानी आपकी लोकल रेंज में चलेगा। मान लेते हैं कि आप रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का दिल्ली मान लें बैंक का लोकल ब्रांच है, तो वहाँ पे वो काम चल जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने चेक ड्रॉन कर दिया आपने दिल्ली में और जिसको देना है वो बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, नहीं होगा। फिर आता है कमीशन चार्ज ऑन पे ऑर्डर इज लेस देन अ बैंक ड्राफ्ट। यानी कि जो कमीशन आपने दे रखी है बैंक ड्राफ्ट में उससे जनरली कम चार्ज करते हैं हम चेक के अंदर, बैंकर चेक के अंदर, ठीक है। फिर आता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कस्टमर हैविंग द करंट अकाउंट, अभी ऊपर बताया था कि जिनके पास करंट अकाउंट होंगे वही ओवरड्राफ्ट खोल पाएंगे और उन्हीं को क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाएगी। तो ऐसे कस्टमर जिनका करंट अकाउंट है पहले से, उनको अलाउ करा जाता है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं मोर देन द बैलेंस इन देयर अकाउंट। ही कैन ओवरड्रॉ अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट ऑफ एन एग्रीड पीरियड। यानी कि
मान लीजिए उनके खाते में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उनको 2 लाख के ट्रांजेक्शन करने को अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो ट्रांजेक्शन अलाउ कर सकते हो, लेकिन किस पे दिया जाएगा, करंट अकाउंट पे दिया जाएगा, सेविंग अकाउंट पे नहीं दिया जाएगा। क्लियर। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कैश क्रेडिट। इट इज सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट, लेकिन इसमें क्या होती है, आपको ये भी करंट अकाउंट पे मिलती है, कैश क्रेडिट जो बनता है। यहाँ पे क्या होता है, बोरोवर जो होता है, यानी कि जो पैसे लेने वाला बंदा होता है, उसको अलाउ करा जाता है कि आप इतने लिमिट तक पैसा ले लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी, वो चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉपर्टी रखनी ही पड़ेगी। फिफ्थ वाला पॉइंट आता है हमारा इट इज शॉर्ट, बेटा शॉर्ट लिख गया, ये शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन, अ लोन इज लम सम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, द लोन मे बी पेड बैक बाय द बोरोवर्स इन द इंस्टॉलमेंट। पांचवें तरीके का जो हम बैंकिंग सर्विस ले सकते हैं, वो नॉर्मल लोन हो सकता है, वो बिजनेस लोन हो सकता है, वो पर्सनल लोन हो सकता है, वो ऑटो लोन हो सकता है, वो किसी भी टाइप का लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, और इसके अंदर जो बोरोवर होता है वो उसको एक हिदायत दी जाती है, उसको एक इतनी फैसिलिटी दे दी जाती है कि तुम चाहो तो इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आओ बच्चा पार्टी, अब देखते हैं कि हमारे डिजिटल पेमेंट क्या होते हैं। फिर डिजिटल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक एंड ई बैंकिंग, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स और जो ई बैंकिंग है वो हमारे लाइफ का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है, हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। आप देखा होगा कि आप लोग फोन से भी पेमेंट कर देते हो, फोन से पेमेंट आ जाते हैं, दिल्ली में बैठा वाला बंदा जो है वो बॉम्बे पैसा ट्रांसफर कर दे रहा है, तो क्या वो बॉम्बे जाके कैश देके आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप फिजिकली एक्सचेंज ऑफ मनी ना करके आप वर्चुअली ऑनलाइन पेमेंट भी किसी को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है, और मैं आपको बताने में खुशी होगी कि हमारा जो भारत है, जिसे जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे जब डिमोनेटाइजेशन आया, डिमोनेटाइजेशन टाइम पे हम लोगों ने बहुत कुछ फेस करा था। वो फेसेस थे जैसे कि कैश क्रंच हो गए, एंड हम लोग इंडियन जो होते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन में ज़्यादा बिलीव करते थे उस टाइम तक, लेकिन नहीं, अब हम लोग जो है वो कैश ट्रांजेक्शन में इतनी बिलीव ना करके अब हम लोग कैश क्रंच भी फेस नहीं करते, क्योंकि अब हर जगह जो है वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल है। आप छोटी सी चाय की नुक्कड़ की दुकान पर भी चले जाओगे, वहां पर भी एटीएम जो क्यूआर कोड है वो रखा हुआ होगा। आप कहीं सब्जी वाले के पास भी चले जाओगे, उसके पास भी क्यूआर कोड होगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, डिजिटली हो रहे हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर अ कंट्री। तो बेनिफिट क्या होते हैं, अच्छा एक पॉइंट रह गया, मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू पेयर टू द अकाउंट ऑफ द रिसीवर थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में खटाक से पैसा ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, वन शॉट, एक क्लिक पे पैसा ट्रांसफर। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग ऑफ द कस्टमर, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जब आप डिजिटली पेमेंट कर दो, ट्रांसफर भी बड़ी सिंपल है भाई। देखो मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने एक सिंगल सेट पे पैसे ट्रांसफर करे, तुरंत फोन लगा के पूछा भाई पैसा आ गए, तुरंत पैसे आ गए, क्लियर है। अब मान लो सामने वाली पार्टी कहता है पैसे नहीं आए अभी तक, वो झूठ बोल रहा है, तो यू कैन से अपना स्टेटमेंट दिखाओ मेरे को, लेटेस्ट अपनी बैंकिंग दिखाओ, कितना तुम्हारे पास पैसा आया नहीं आया, तो वहां तो पकड़ ही जाओगे। दूसरा 24/7, मैं कभी भी दिन में बैठे, रात में बैठे, आराम से लेटे भी किसी को भी किसी भी समय पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि मैं बैंकिंग आवर देखूंगा, बैंक खुलता है 10 बजे, बंद होता है 4 बजे, तो इसी बीच में ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 24/7 365 डेज किसी भी टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कन्वीनियंस, जो कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिट ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस। देखो ये आप बुकिश खाली बुकिश लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत पहले हुआ करती थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखो ई बैंकिंग रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, तो क्या है यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन है। सारी ट्रांजेक्शन, चाहे फिर वो 2 रुपए की भी ट्रांजेक्शन हो, 1 रुपए की ट्रांजेक्शन हो, 1 लाख की भी ट्रांजेक्शन हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है अनलिमिटेड एक्सेस। भाई ई बैंकिंग ऑफर्स कस्टमर अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, कितना भी, यानी कि बैंक ना जाते हुए भी आप अपने बैंक को एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो आपको कितना पैसा है, आप देख सकते हो आपने रिसेंट मंथ में कितनी ट्रांजेक्शन करी है, आप देख सकते हो आपको किसी को ट्रांजेक्शन करनी है। तो नो बैरियर्स इन एक्सेसिंग योर बैंक, आप किसी भी टाइम जाए, आप किसी भी टाइम अपने बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ वाला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लेस रिस्क। देखो जनरली आप जब ई बैंकिंग इस्तेमाल करते हो ना, जब आप कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा बिलीव ना करके ई बैंकिंग करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों रिस्क होता है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या बैंक के बैंक हो रही है, सारी की ट्रांजेक्शन ऑनलाइन इंटरनेट से हो रही है, तो अगला बंदा झूठ नहीं बोल सकता। मान लेते हैं आप आपको सर ये 10,000 रुपए आपकी फीस है, मैं रख लूं कैश में, अगले हफ्ते फोन करूं, हेलो हेलो सिड, आपने अभी तक मेरी फीस नहीं दी, कहेंगे आप कहेंगे क्या सर मैंने तो पिछले हफ्ते फीस दी 10,000 रुपए। तो ऐसा क्या है, जनरली ऐसे फ्रॉड भी हो सकते हैं, नहीं कि आपने पैसे दे दिए पर मैं मानूंगा नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ।
लेकिन दूसरी साइड पे अगर आपने मेरे को बैंक से पैसे दिए होते, ऑनलाइन पेमेंट करा होता, इंटरनेट पेमेंट करा होता, यूपीआई करा होता, तब शायद मैं मना नहीं कर पाता। समझ गए? अब देख लेते हैं बेनिफिट्स टू बैंक। बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं अगर ई बैंकिंग चल रही है? बैंक को भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होते होंगे लाला। बैंक को समाज सेवा करने के लिए थोड़ी बैठी हुई है, बैंक को भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे ही। और ये देखते हैं बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट जो बैंक को होता है, पहला बेनिफिट होता है कंपिटिटिव एडवांटेज। देखो बैंकिंग से क्या होता है, कंपिटिटिव एडवांटेज टू बैंक होते हैं। अब खुद देखो बैंक क्या है, देखो बैंक इतना बिजनेस नहीं कर रहा है कि वो अपने मतलब आप खुद सोचो, आप बैंक के अंदर जाओगे, बैंक के यहाँ भीड़ लगी, बैंक का काम होगा, कम काम हो जाए, ज्यादा भीड़ होगी, यानी कि कम समय में भी, कम टाइम में भी बैंक क्या है अपनी दूसरी बैंक से कम्पीट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम उसका घर बैठे हुए भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक्सेप्टेंस कर रहा है, पेमेंट्स कर रहा है, तो क्या है कंपिटिटिव एडवांटेज है बैंक को। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा अनलिमिटेड नेटवर्क। आप खुद सोचो, एक देखिए अगर नॉर्मल बैंक सोचो, आप बैंक कितना खोल लेगी? एक शहर में बैंक की 2 ब्रांच हो सकती हैं, 3 ब्रांच हो सकती हैं, मैं कह रहा हूँ 10 ब्रांच हो सकती हैं, इससे ज्यादा ब्रांच तो नहीं खोल सकती एक बैंक की। अगर मान लो 20 बैंक है, 20 बैंक 10 ब्रांच खोलते हैं तो 200 ब्रांच की तो बैंक ही हो जाएंगी फिर। तो उस पूरे शहर में आपको दुकानें कम, बैंक ज्यादा लगेंगे, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ कैपिटल लॉस टू द बैंक। ऑन द अदर हैंड ई बैंकिंग के माध्यम से बैंक का जो नेटवर्क है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है। यानी कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठे किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ, जबकि मैं बैंक नहीं गया, मुझे ब्रांच की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या अनलिमिटेड नेटवर्क भी जुड़ा है और बना है। थर्ड वाला पॉइंट बोलते हमारा रिड्यूस लोड। बेटा ये लोड होगा, सॉरी ये लोड है, ठीक है, ये लोड है। अब बाद में आपको ठीक कर दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स के प्रिंट निकलवा रहे हो तो आप वैसे ठीक कर लो, बाद में आपको मैं ठीक करके दे दूंगा, डोंट वरी। थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस। आप देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स और ई बैंकिंग सर्विसेज। देखो पहले क्या होता था ना, मान लेते पहले जब हमारी ई बैंकिंग नहीं थी, ये यूपीआई नहीं होते थे, तो बैंक में ना लोड बहुत ज्यादा होता था। आप देखते हो कि बैंक में सुबह से ही 8 साढ़े 8 बजे से भीड़ लग जाती थी बहुत लंबी, ठीक है, जबकि बैंक खुलता है 10 बजे, पर भीड़ क्या है, पर भीड़ जो है वो लग जा रही है 8 बजे से कि हम पहले लगेंगे, तुम्हारा पहला नंबर है, जबकि अब ऐसा नहीं होता है। और ब्रांचेस के ऊपर भी लोड बहुत होता है। जब ब्रांच मैनेजर घुसते थे अपने बैंक में, वो देखते थे कि अरे भाई 50-60 लोग तो पहले ही बाहर खड़े हुए हैं, कैसे काम हो पाएगा, मतलब शोर ज्यादा मचाते थे, काम कम करते थे। तो उससे क्या है, जो ब्रांचेस का जो लोड है कम हुआ है। सर कौन कौन से माध्यम से जिनसे ब्रांचेस का लोड कम हुआ है? मतलब पहला जो आता है वो आता है डेबिट कार्ड, फिर आता है हमारा क्रेडिट कार्ड, फिर आता है हमारा एनईएफटी, एनी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फिर होता है हमारा आरटीजीएस, फिर होता है हमारा एटीएम, और एक आता है डिजिटल कैश। ठीक है, ये सारे ही वो मीडियम हैं जिन्होंने अल्टीमेटली जो ब्रांचेस है उनका लोड कम कर दिया, बैंक का लोड कम कर दिया, बैंक का नेटवर्क को डाइवर्सिफाई कर दिया बहुत ज्यादा। सर समझाओ, एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, बट आपको ये इत्मीनान से बैठ के सारे पॉइंट जो वो समझने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि एक चीज कैसे दूसरी चीज से अलग है, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेबिट कार्ड। सर ये कौन सा कार्ड है जो हमने नहीं देखा? शादी का कार्ड देखा है, इन्विटेशन का कार्ड देखा है, डेथ सेरेमनी का कार्ड देखा है, लेकिन सर कभी हमने डेबिट कार्ड नहीं देखा। बेटे डेबिट कार्ड क्या होता है? एक छोटा सा कार्ड होता है, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, एक सेकंड को। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या सा कार्ड होता है। देखो बेटा ऐसा क्या दिख रहा है? अब आपको ऐसा कुछ होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, ऐसा होता है डेबिट कार्ड, ये होता है डेबिट कार्ड, ठीक है। ये कौन से बैंक का है? बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देखो अगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक। तो मेरा कार्ड ये किसका है? मेरा कार्ड है HDFC बैंक का, ठीक है। सर इस कार्ड का करते क्या हुआ? बेटा इस कार्ड के ना बड़े फायदे हैं। सर क्या फायदे हैं? और पहले अपने नोट्स पढ़ो, मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है, बाकी सारे काम बाद में करेंगे, पहले आओ नोट्स पे आओ। डेबिट कार्ड कहता है कि इट इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड टू द अकाउंट होल्डर्स टू मेक पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। Generally, the point of sale terminals are located which are electronically tied to the bank computers. When the customer presents a debit card, the point of sale terminal automatically transfers money from the customer's bank account. ठीक समझ ली, इसके ज्ञान समझ लिया। मैं HDFC बैंक का एक कस्टमर हूं, मेरा वहां पे अकाउंट है, मेरे को बैंक ने क्या दिया होगा? चेकबुक दी होगी, पासबुक दिया होगा, एक डेबिट कार्ड भी दिया होगा। इस डेबिट कार्ड का काम क्या होता है? बेटा मान लेते हैं मेरे को बैंक में नहीं जाना, बट आई वांट कैश राइट नाउ। Simply I'll go to a ATM machine, I'll insert my debit card, I'll type my PIN and the certain amount will come, जिसको मैं ले लूंगा, जिसको देना है मैं दे दूंगा। दूसरी चीज, सपोज मान लेते मैं कहीं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, किसी दुकान पे जा रहा हूँ, मेरे को पेमेंट करना है, एंड अब मेरे पास कैश भी नहीं है, मैं बैंक भी नहीं आ सकता,
तो मैं उसको वो कार्ड दूंगा। सपोज मान लेते हैं, एक सेकेंड, सपोज मान लेते हैं कि मैंने उसको वो कार्ड दिया। अब जो 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 सप्लाई, जो वो बंदा होगा, दुकानदार होगा, उसके बाद एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं पॉस मशीन, पीओएस मशीन, पीओएस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉस मशीन होती है, उस पॉस मशीन के अंदर वो कार्ड इंसर्ट करेगा, आपका ओटीपी पढ़वाएगा और उसके बैंक में पैसा क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। जो जो भी मैंने हिंदी में बोला वो सब इसके अंदर क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब बात करते सर ये कौन सा, अब ये कौन सा कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड। बेटा क्रेडिट कार्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्रेडिट कार्ड के हमेशा मैं अगेंस्ट में रहता हूँ, क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल जो है वो नहीं करता हूँ। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बेटा, क्रेडिट कार्ड, अच्छा एक चीज और भी है, डेबिट कार्ड को किस हद तक मैं इस्तेमाल करता हूँ, हद तो बताओ सर। मेरे अकाउंट में सपोज मान लेते हैं, मेरे अकाउंट में इस समय सपोज मान लेते हैं 1 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, तो मैं डेबिट कार्ड को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक। समझ गए, सिर्फ 1 लाख रुपए तक मैं अपने कार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ, 1 लाख 1 रुपए भी मैं अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकता। समझ गए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड। ये कौन सा कार्ड होता है, पहले थ्योरी पे फिर समझाते हैं। Credit card is like a bank account which is having a balance in it. It enables the card holder to have overdraft facilities up to a fixed limit depending upon the credit worthiness of the party. It is a plastic card with a signature identity of the owner. It also includes the name of the issuing bank and validity period of the bank. बड़ा ये जो इस कार्ड के अंदर जो चीजें प्रस्तुत होती हैं वो सारी की सारी डेबिट कार्ड पे भी होती हैं। मेरे डेबिट कार्ड पे भी बैंक का नाम है, मेरे डेबिट कार्ड पे भी जो है वो वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है, मेरे कार्ड पे भी इशूइंग पीरियड भी लिखा हुआ है। तो सर फर्क क्या हुआ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। बेटा डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास जितना पैसा है उस पैसे से भी अगर आप ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर पाए, मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़ा था, मैंने कहीं शॉपिंग कर ली है 1,75,000 की, तो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड वर्चुअली आई कैन पे हिम 1,75,000, जबकि मेरे पास 75,000 थे नहीं, 1 लाख ही थे, लेकिन मैं उस बंदे को 175 पे कर दूंगा। 70,000 मैं बाद में बैंक को पे करता रहूंगा। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है, जितना अमाउंट मेरे अकाउंट में पड़ा है उससे ज्यादा अगर मैं पैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बाकी सारी चीजें सेम है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे। फिर आता है हमारा एनईएफटी। एनईएफटी क्या होता है बेटा, एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सर ये क्या होता है, पहले पढ़ो फिर समझाऊंगा। Under this the fund is directly transferred from one account to another. Direct transfer help both the parties from inconvenience of drawing checks, deposit checks, etc. Minimum transaction value of RTGS is 2 lakh, whereas there is no minimum value for NEFT. RTGS facilities are available in 72,000 branches, whereas the NEFT is available in 75,000 branches in of March. बेटा पैसे किसी को अगर आपको ट्रांसफर करने, सपोज मान लेते हैं कि आपको किसी को जो पैसे ट्रांसफर करने हैं वो 1,90,000 पैसे ट्रांसफर कर। सपोज मान लेते हैं कि मैं एक दुकान चलाता हूँ, मैंने दुकान का माल जो खरीदा है वो एक बंदा बैठा हुआ है, मान लेते हैं गाजियाबाद में बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ इस समय बरेली में बैठा हूँ मैं, तो बरेली से गाजियाबाद में किसी को अगर पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड से नहीं हो सकता, क्रेडिट कार्ड से भी नहीं हो सकता। ठीक है सर, किस कार्ड से हो सकता है, कार्ड से नहीं हो सकता। पहले एक एनईएफटी क्या है, एक फंड ट्रांसफर बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बैंक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको फंड ट्रांसफर करना होता है। कैसे करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप सारी डिटेल दे देंगे उसके अंदर, जिसको भी पेमेंट करना है, जो भी उसका अकाउंट नंबर है, उसका एफएससी कोड है, उसका एमआईसीआर कोड है, सब कुछ आप दे देंगे। बैंक क्या होता है, अपने आप फीडिंग करेगा और सिंगल क्लिक पे ही वो पैसा यहाँ से लेके वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल क्लिक में। लेकिन एनईएफटी जो जाती है ना बैंक से, वो लॉट में जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एनईएफटी लेके आए, बैंक बैठी हुई आपका तुरंत ही एनईएफटी कर दे, ऐसा नहीं होगा। रियल टाइम पे कभी भी एनईएफटी नहीं होती है। जब एक मान लो 10 एफडी का टारगेट, 10 एनईएफटी का टारगेट, जब 10 आ जाएंगी, एक आपकी आई, एक उसकी आई, एक उसकी, जैसे ही 10 कस्टमर जब आ जाएंगे तब एनईएफटी होगी। दूसरी चीज आरटीजीएस भी आगे आप पढ़ोगे। आरटीजीएस ये भी क्या होता है, पैसे ट्रांसफर करने के माध्यम है। इसमें आपको कम से कम 2 लाख की ट्रांजेक्शन तो करनी ही पड़ेगी, तभी आरटीजीएस होगा, वरना क्या होगा, वरना एनईएफटी होगी। ठीक है, कुल मिला के आरटीजीएस फैसिलिटीज वो 72,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है और एनईएफटी जो है 75,000 के अंदर ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है। समझ गए एनईएफटी क्या होता है, ये क्या होता है, एक पैसे ट्रांसफर करने का मोड। एक सिंगल क्लिक में एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट पैसे चले जाएंगे और कोई दिक्कत भी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे देखो, अगर आप खुद सोचो, वैसे अगर मान लो मुझे गाजियाबाद पैसे ट्रांसफर करना हो तो मैं चेक लगाता, मैं चेक इशू करता, ड्रॉ करता, वो चेक वहां पे लगाता, पैसे मिलते उसे। तो सिंपल सा ट्रिक क्या है, यहाँ से पैसे ट्रांसफर करे, बैठे बैठे उसके अकाउंट में पहुंच गए। तो उससे बेहतर क्या चीज है, आप मुझे खुद बताओ, इससे बेहतर कोई चीज है? बैठे बैठे जब सारे काम हो जा रहे हैं तो जाने की क्या जरूरत है आपको? कोई जरूरत है आपको जाने की? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं जाने की, हम तो यही करेंगे।
अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? हूबहू एनईएफटी। एक एक ऐसी जो खासियत है वो एनईएफटी जैसी है, सिवाय कुछ चीजों को छोड़ के। पहली क्या चीज है, ये लॉट में नहीं जाता, ये रियल टाइम में जाएगा। आप लेके आए कि ये मेरे को किसी को पैसे भेजने, तुरंत रियल टाइम पे आपका पैसा चला जाएगा वहां पे, ठीक है। रियल टाइम में क्या आपका पैसा वहां पे चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और वहां पे ऐसी एनईएफटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही 2 चीजें थी। एनईएफटी में आप 70,000 की कहो, लाख रुपए की कहो, 2 लाख की कहो, 50 लाख की कहो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आरटीजीएस के अंदर लिमिट है कि कम से कम 2 लाख की ट्रांजेक्शन तो होनी ही चाहिए। ज्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं, ज्यादा के लिए तो एनईएफटी के लिए भी नहीं है और उसके लिए भी नहीं। जब ज्यादा होती तो बंदा एनईएफटी ना करके आरटीजीएस ही करता है, ठीक है। चार्जेस वेरी करते हैं दोनों के, चार्जेस बेटा ऑब्वियसली वेरी करते हैं, दोनों के चार्जेस वेरी करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एटीएम क्या होता है। बेटा एटीएम तो आप लोगों ने देखा ही होगा। एटीएम क्या होता है? जल्दी देखते होगे आप, रास्ते से जाते होगे, एसबीआई की छोटी सी दुकान होती है, पतली सी उसके अंदर छोटी सी मशीन लगी होती है। आईसीआईसीआई के भी देखोगे, एक्सिस के भी देखोगे, कोटक के भी देखोगे, एसबीआई के भी देखोगे, पीएनबी के भी देखोगे, कैनरा के भी देखोगे, सबके अलग अलग होते हैं। कुछ प्राइवेट वाले भी होती है, उनकी भी होती है, इंडियन वाले की भी, सबके सबके होते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके पास डेबिट कार्ड था ना, जो भी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, नीले कलर का डेबिट कार्ड था, वो डेबिट कार्ड जो होता है वो जाके आप बैंक उसी एटीएम मशीन में जाके आप लगा देते हो। जैसे आप लगाते हो उसमें आप अपना पिन डालते हो, जो भी है जितने भी नंबर से पिन डालते हो, और जैसे ही तब मूवमेंट वो एक्सेप्ट करेगा, वो जो एटीएम है, एटीएम जो मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वो पैसा जो है अब आपका पिन एक्सेप्ट करेगा, इमीडिएटली वो पैसा वहां से बाहर थ्रो कर देगा, ठीक है। अगर आप बैंक में जाते तो यही काम जो है वो बंदा करता, यही काम जो है वो कोई ना कोई बंदा करता, तो उस बंदे का काम इस वाले को एटीएम टेलर मशीन को दे दिया गया, ठीक है। इस एक एटीएम मशीन बहुत सारे कस्टमर्स को जो है कैटर करती है, ठीक है। लास्ट अपना पॉइंट देख लो, आज का लास्ट हमारा पॉइंट है जो है डिजिटल कैश। पर डिजिटल कैश कुछ नहीं है, इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। उसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है बेटा पेटीएम, ठीक है। पेटीएम हो गया एक, तो एक हो गया इसका फोन पे हो गया, एक हो गया उसका गूगल पे। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो डिजिटल कैश के, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंडेटरी क्या है? आपको बस आपका अकाउंट होना चाहिए, फिर आप कोई सी भी बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेजर चीज क्या, आपकी बैंकिंग तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे आज का जो हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो एंड करते हैं, ठीक है। हाँ, एक हंसी मजाक आपका आज का प्रोग्राम जो हम एंड करते हैं, बाय बाय, ठीक है। बाय बाय, आपको बाय बोलते हैं। तो आप जितना हमने आज को आपको पढ़ाया, आप उसका अच्छा सा रिवीजन करिए, गो थ्रू करिए कि एक एक पॉइंट सर ने कैसे समझाया, कहाँ कहाँ कुछ भी एग्जाम्पल दिया सर ने, वो सारी चीज आप देखिए अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक भी वीडियोस देखी है पर लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खुद देख लेते हैं पर अपने दोस्तों को नहीं भेजते हैं, तो ऐसा मत करिए। सभी लोगों को चैनल ये शेयर करिए। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जनरली देखने को मिलेगा। अच्छा कंटेंट भी आता है इस पे, और आप लोग इसका फायदा उठाइए, यूटिलाइज करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।